नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए सेट नंबर 12 इससे पहले हमने देखा था। साइड में आई बटन में लास्ट वाला पार्ट उसका मिल जाएगा आपको। ग्राफ वाला पोर्शन हमने उसमें नहीं देखा है क्योंकि काफी क्वेश्चन हम ग्राफ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। सेट नंबर 13 हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहला पार्ट आज देखेंगे, स्टार्टिंग के 25 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत जो है वो किया गया था? फ्रांसीसी, यूनाइटेड, पुर्तगाली, इंग्लिश। चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 1613 ईस्वी की बात है, जब जहांगीर जो है उसने एक फरमान द्वारा जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा जो है वो दे दी थी। साथ ही साथ इसका प्रभाव ये देखने को मिला, जो अंग्रेज थे वो काफी खुश हो गए थे जब उन्हें फैक्ट्री खोलने की जो है वो परमिशन मिल गई। तो उन्होंने एक व्यक्ति था जो उसका नाम है सर थॉमस रो। अंग्रेज जो है इसने सर थॉमस रो को 1615 में, यानी इसके जस्ट 2 साल बाद, जहांगीर के दरबार में जो है सर थॉमस रो को भेजा था, और जिससे अन्य जगह पर भी धीरे धीरे फैक्ट्री खोलने, व्यापार करने की अनुमति जो है वो मिल जाए, इस उद्देश्य से जो है वो भेजा था। दूसरा प्रश्न आपका, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का जो है वो शासन था? चंदेल, प्रतिहार, पाल या गहड़वाल। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो गहड़वाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण था, उस समय कन्नौज जो था उस पर गहड़वाल वंश का जो है वो शासन था। जयचंद जो है वो इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, और पृथ्वीराज जो तृतीय था उसके साथ विवाह हुआ था जयचंद्र जो है उसकी पुत्री संयोगिता का। अपहरण किया था। कहीं कहीं केवल अपहरण ही देखने को मिलता है, कहीं कहीं विवाह, क्योंकि अलग अलग जो आख्यान हैं उनमें अलग अलग जो है वो बातें बताई गई हैं। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? चार ऑप्शन है, कारसापड़, या फिर दीनार, या फिर निस्क, या फिर स्वर्ण। कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से? आंसर की बात करते हैं तो आपका दीनार जो है सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा बहुत जाता है ये, क्योंकि गुप्त जो आपका शासक थे उनका जो युग था वो सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता था। सिक्कों मतलब सिख नहीं, सिख मतलब मुद्रा की बात हो रही है यहाँ पर। और ये जो युग था उसमें बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जो है उनका प्रचलन हुआ करता था, और यहाँ की जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको दीनार कहा जाता था। चांदी के जो सिक्के होते थे उसे रूपक कहा जाता था। चौथा प्रश्न आपका, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? संलेखना विधि आपने सुना होगा, इसको संथारा भी कहते हैं। इसमें उपवास जो है वो रखा जाता है। तो चार ऑप्शन में से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि उपवास के द्वारा जो प्राण त्याग करना है, ये आपका इसका अंतर्गत, यानी कि जैन धर्म में जो संलेखना है उससे तात्पर्य हो जाएगा। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि किसने संलेखना जो विधि है इसका उपयोग किया था? तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था। और जो शासन के उनका जो काल था, शासन काल, उसके अंत में अगर आप देखेंगे तो काफी अकाल पड़ गया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय काफी उन्होंने प्रयास किया, बाद में वो हार करके भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला स्थान है, नाम ध्यान रखिएगा, जो पूछा जाता है, श्रवण बेलगोला, उसमें तपस्या कर लिए थे, और यही संलेखना विधि से जो उन्होंने जो प्राण थे वो अपने त्यागे थे। पांचवा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, या जेम्स प्रिंसेप। आंसर की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है आपका सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण था उसके पहले महानिदेशक थे ये। और भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता यदि आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रुस
रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या कहा जाता है? इनको भारतीय प्रागैतिहास जो है उसका पिता, क्योंकि इन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लवरम से जो है पूरा पाषाण उपकरण की खोज जो है वो की थी। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके कुछ प्रावधान थे वो यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना यह है कि कौन कौन से यहाँ पर सही हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 के पहले पॉइंट है कि इसने कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। दूसरा कह रहा है इसने गवर्नर जनरल की परिषद जो है उसमें एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। तीसरा कह रहा है इसने जो प्रेसिडेंसी है उनके कानून बनाने का जो अधिकार है उसको वापस ले लिया। और चौथा है इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। अब चार ऑप्शन में से सही कौन सा है? केवल तीसरा, पहला तीसरा, चौथा या सभी सत्य हैं? आंसर की बात करते हैं तो चारों ही आपके सत्य हैं। चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा और आंसर आपका यहाँ पर डी वाला उपयुक्त सभी सत्य हैं सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपका है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता जो है वो कौन थे? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले पहले नेता थे उनका नाम है महात्मा गांधी। तो इन्होंने पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग नहीं लिया था। और अन्य सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना हैं, घनश्याम दास बिड़ला हैं, देवदास गांधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं। इस टाइप से नाम देखने को मिलते हैं। आठवां प्रश्न, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक जो कदम था वो आपको बताना है। असहयोग आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या फिर दांडी यात्रा? इसके बारे में पूछा गया। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी जो है उनका पहला साहसिक कदम। आंसर की बात करते हैं तो आपका चंपारण आंदोलन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी जो है उनका पहला साहसिक कदम बिहार का जो चंपारण जिला है, बिहार का जो चंपारण जिला है इसमें 1917 ईस्वी में किया गया सत्याग्रह था जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। ये जो नील है उसके खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय जो थे उनके द्वारा अत्याचार किया जाता था। किसान जो थे उनको अपनी जमीन का कम से कम 3/20 भाग जो है उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी, उस समय की बात है। और जो भी दाम तय किए जाते थे उसी दाम पर बेचना होता था। इसी के संदर्भ में आपको आंदोलन देखने को मिला था। नवा प्रश्न मैंने पूछा भी था पिछले वाले पार्ट में कि बंगाल का विभाजन करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में हुआ था। किस तारीख को हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो हुआ था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का जो निर्णय था वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा लिया गया था। और ये जो निर्णय था इसके विरुद्ध जो है वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक भी हुई थी जिसमें स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा भी जो है वो की गई थी। आंसर की बात करने कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कर्जन था। ए वाला आपका आंसर सही होगा। और आगे चलकर 1911 12 दिसंबर 1911 को जो ब्रिटिश सम्राट है उसने बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया था और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी जो है वो की थी, जो कि 1912 में लागू भी हो गया था। 10वां प्रश्न है हिस्ट्री का, क्योंकि टोटल 10 ही प्रश्न हिस्ट्री के आपके आते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो है वो बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 का जो विद्रोह था उसके समय में जो है वो गवर्नर जनरल जो है वो थे जिन्होंने आपातकालीन मुख्यालय जो इलाहाबाद था उसको जो है वो बनवाया था। इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ था वो जून 1857 में प्रारंभ हो गया था। और वहां पर कमान किसने संभाली थी विद्रोहियों की? तो मौलवी लियाकत अली जो है उन्होंने संभाली थी।
11 नंबर प्रश्न आपके आप ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे कि उच्चतम लवणता जो है वो पाई जाती है मृत सागर, लाल सागर, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर वॉन झील टर्की। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको कराया भी है, उम्मीद करते हैं किसी का गलत नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं तो वॉन झील टर्की आपका बिल्कुल सही होगा, जिसमें उच्चतम लवणता सबसे अधिक लवणता जो है आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको गलत जो है यहाँ पर छांटना है। पहला कह रहा है कि जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। दूसरा कह रहा है अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। तीसरा कह रहा है शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय व्रत और ध्रुवों के बीच उपस्थित है। और चौथा कह रहा है जट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो कि धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो कौन सा गलत है यहाँ पर इन चारों में से। दूसरा वाला गलत है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। 13 नंबर प्रश्न है आपका लवणीय जो जल है उसमें उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स, थैलोफाइट्स। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। जो लवणीय जल है उसमें उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका लवणीय जल है इसको लवण मृदो विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं। लवण मृदो विद्युत। परंतु यहाँ पर जो नाम सभी दे रखे हैं ना ये सब इंग्लिश वाले दे रखे हैं, तो इसको ही इंग्लिश में हम कहते हैं हेलोफाइट। सी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये उन पादप को कहते हैं जो कि उच्च लवण युक्त जल में जो है वो पैदा होते हैं, और ये जो पौधे होते हैं वो लवण युक्त जल में ही विकास भी कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर साल्ट मार्स घास लिख भी देते हैं। सॉल्ट मार्स घास मतलब ग्रास, ये जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को आपको सुमेलित करना है। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलोंग और सूची 2 दे रखी है। इसमें अलग-अलग शुष्क, अर्ध शुष्क भौगोलिक स्थिति दे रखी है, तो आपको मिलान करके बताना है। नीचे इस टाइप से कोड भी दे रखे हैं, कौन-सा सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, तो यहाँ पर अर्ध शुष्क से सेकंड वाले से जो है वो मैच हो जाएगा। मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ पर उष्ण आर्द्र आपका थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। जोधपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर शुष्क वाले से मैच हो जाएगा, और शिलोंग जो आपका बचा है वो आपका आर्द्र जो है इससे मैच हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले 2 फिर 3 फिर 1 फिर 4। 2 3 1 और लास्ट में 4। अगला प्रश्न है 15 कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पहला कौन सा है। पहला है यूपी उत्तर प्रदेश, जो कि पहले नंबर पर है अगर बात होगी जनसंख्या के आधार पर। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है और यूपी लगा के चले आते हैं, तो गलती ना करिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान पहले नंबर पे आता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल महाराष्ट्र सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का नाम आता है। तीसरे नंबर पर आपका बिहार का नंबर आता है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। पांचवें नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, और पहले पे यूपी मैंने बता ही दिया। तो इस टाइप से सही क्रम होगा आपका सी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न एंट्री पॉट व्यापार से क्या तात्पर्य है। निर्यात, आयात, तटीय या निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है एंट्री पॉट व्यापार। आंसर की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जो भारत है वो विदेशों से वस्तुओं का आयात करके उन्हें उन पड़ेस जो पड़ोसी देश हैं उनको निर्यात करता है जिनके पास क्या है समुद्र तट नहीं है। क्योंकि मार्ग जो है वो जो भी आप आयात कर रहे हैं वो समुद्र के रास्ते आता है। हर जगह तो समुद्री रास्ते हैं नहीं, या हर जगह तो समुद्र तट है नहीं। तो उन पड़ोसी देशों को दे देना बाद में मंगाने के बाद जिनके पास समुद्र तट नहीं है। तो हम इस स्थिति को क्या कहेंगे कि निर्यात के लिए
आयात की गई वस्तुएं यानी कि जो बाहर भेजनी है उसके लिए चीजें आप मंगा रहे हैं उसे कहते हैं एंट्री पॉट व्यापार। अब इसमें कौन से देश आ जाते हैं? तो भूटान आपका है, नेपाल आपका है, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान है। 17 नंबर प्रश्न आपका है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ तेल शोधक कारखाने दे रखे हैं और एक तरफ राज्य दे रखे हैं। तो तटीपाका, कोयली, नागापट्टिनम या फिर नुमालीगढ़, इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। कौन सा किससे मैच होगा? तो तटीपाका जो तेल शोधक कारखाना है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपका थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। कोयली जो है ये आपका गुजरात में है, तो ये आपका पहले वाले से मैच हो जाएगा। नागापट्टिनम जो है ये आपका तमिलनाडु में है, सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। और बचा एक ऑप्शन नुमालीगढ़, ये आपका असम से मैच हो जाएगा। आंसर कौन सा सही होगा? तो सेकंड वाला ही देखिए सही होगा। सबसे पहले 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है और सबसे लास्ट में जो है वो 4 है। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव जो है वो दिया था? राज्य समिति, वांचू समिति, कार्वे समिति, मराठे समिति, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आपको बताना है कि कौन सी समिति थी जिसने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका राज्य समिति जो है वो थी। कृषि जोत पर जो है वो कर का जो विवाद था उसके निपटान से संबंधित है। 1972 में जो है वो केंद्र सरकार ने डॉक्टर के एन राज की अध्यक्षता में कृषि संपदा और आय पर की जो समिति है उसकी नियुक्ति जो है वो की थी। अगला प्रश्न 19 है, बैंक दर का आशय क्या होता है? साहूकार द्वारा लिया जाने वाला जो ब्याज दर होता है वो होता है बैंक दर, या फिर अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर होती है, या फिर बैंकिंग संस्थान की जो लाभ दर होती है, या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। कौन सा सही होगा? डी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज दर है उसे कहते हैं बैंक दर। ये वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक जो बैंक होती है उनको उधार देती है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर कि अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, कम हो, आयात की लोच कम हो, या इनमें से कोई नहीं। अवमूल्यन मैंने आपको बताया भी है क्या होता है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं अवमूल्यन का अर्थ कि जो हमारे देश की मुद्रा है या किसी भी देश की मुद्रा है वो बाह्य जो मूल्य है उसको जो है उससे कम करना। जैसे आप देखते हैं कि डॉलर में यहाँ $1 जो है यहाँ के वही 70-72 रुपए के बराबर होता है। तो अगर अवमूल्यन किया जाए तो देश की जो मुद्रा होगी उसकी जो आंतरिक क्रय शक्ति होती है उस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि देश की जो बाह्य मुद्रा मूल्य चल रहा होगा उससे अगर कंपैरिजन करेंगे, अन्य देशों की मुद्राओं से कंपेयर करेंगे तो उसकी अपेक्षा जो है वो कमी हो जाती है। तो सही कौन सा होगा? अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की जो है वो अधिक लोच हो। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम जो है उसके उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। बताइए जनसंख्या का वो मान क्या होगा? 25, 20, 35 या 30 लाख, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका 20 लाख जो है वो बिल्कुल सही होगा। जिन भी राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति की जाएगी, या फिर विधेयक जो है उस पर स्वीकृति देना हो, या फिर राज्यपाल द्वारा कोई प्रेषित विधेयक हो उस पर स्वीकृति देना हो, या फिर लोकसभा भंग करना हो। तो इन 4 विषय दे में से कौन सा है विषय जिस पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, वो अपने मन से ही लागू कर सकता है? आंसर की बात करते हैं तो विधेयक पर स्वीकृति देना आपका सही होगा। इसके लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। अब किस-किस मामले में सलाह लेना आवश्यक है? तो जैसे राजदूत की अगर नियुक्ति करनी हो, राज्यपाल द्वारा प्रेषित जो विधेयक है उस पर स्वीकृति देनी हो, या फिर लोकसभा जो है
उसको भंग करना हो या फिर संविधान संशोधन जो विधेयक है, उस पर स्वीकृति देनी हो, इस टाइप के जो भी पॉइंट आपने यहाँ देखे, उन सभी में जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक होती है। 23 नंबर प्रश्न है, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, आपको बताना है सही क्या होगा। भारत में प्रेसिडेंट हैं किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, ये कह रहा है कथन हमारा ए। कारण कह रहा है संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ये इसका रीजन दे रखा है। अब बताना आपको ये है कि दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। कौन सा सही होगा? बी वाला आपका सही होगा। क्या कि सही तो दोनों हैं, परंतु जो आर यहाँ पर है कारण, वो ए की सही व्याख्या जो है वो नहीं करता है कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। इसकी जो व्याख्या है वो क्या सेकंड वाला कथन कर रहा है कि संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, तो आप कहेंगे नहीं, इसलिए आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। स्टार्टिंग मैंने बताया था 25 प्रश्न तक हम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। 24 प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, आपको बताना है। समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि विरोध का अधिकार कोई भी मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। समानता का अधिकार जो है ये आपका संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में जो है वो वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में जो है वो दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28, 25 और नहीं 25 से 28 जो है इसमें वर्णित है। तो इस टाइप से आपका सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे-अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और लोग के साथ शेयर भी करते रहिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है हम न्यायिक पुनर्विलोकन जो है उसकी व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में या भारत और यूएसए दोनों में। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे कि केवल और केवल जो यूएसए है उसमें नहीं देखते हैं, केवल और केवल यूके जो है इसमें नहीं देखते हैं, केवल भारत में नहीं, भारत और यूएसए दोनों में जो है वो देखते हैं। ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ क्या होता है या इसके अंतर्गत हम क्या कहेंगे न्यायिक पुनरावलोकन के, कि जो न्यायालय होते हैं ना उनकी शक्ति है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के जो कानून हैं और कार्यपालिका के जो आदेश हैं उसकी जांच कर सकते हैं। यदि वो कानून आदेश संविधान के विरुद्ध हैं तो उसके संदर्भ में जो है वो अवैध या असंवैधानिक भी घोषित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब देखते हैं सभी प्रश्न हमारे इस पार्ट के समाप्त हुए। अब एक प्रश्न देखते हैं आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए है बी, बी है ओ, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है ए बी। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग पेट के एग्जाम के लिए शाम के 8 बजे की है और साथ ही साथ एक और लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।